हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है महेंद्र सिंह तोमर और मैं आपको एकेटीयू बीटेक थर्ड ईयर का एक कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं। सब्जेक्ट का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। और इस सब्जेक्ट को हम यूनिट वाइज वन शॉट के माध्यम से कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 का वन शॉट करने वाले हैं। तो ये बात आप सभी जानते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। कुछ स्टूडेंट्स इसको 5th सेम के अंदर पढ़ेंगे और जो स्टूडेंट्स 5th सेम में नहीं पढ़ेंगे तो उसको 6th सेम में पढ़ने वाले हैं। और इसका जो क्रेडिट है वो 0 क्रेडिट है। आप यहां पर देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहां पर जो क्रेडिट है इसका 0 है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट के क्रेडिट कितने होते हैं 4 और कुछ सब्जेक्ट के क्रेडिट आपके 3 भी होते हैं। जो लैब्स होती हैं उनके क्रेडिट होते हैं आपके 1, लेकिन इस सब्जेक्ट का कोई क्रेडिट नहीं है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट को पास करना जरूरी है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं जैसे बाकी के सब्जेक्ट जो हैं एक्सटर्नल थ्योरी के जो एग्जाम्स होते हैं 70 मार्क्स के होते हैं, तो ये सब्जेक्ट जो है ये भी आपका 70 मार्क्स का है। और जो इंटरनल हैं, बाकी के जो इंटरनल्स होते हैं 30 मार्क्स के, इसके भी इंटरनल मार्क्स आपके 30 हैं। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये सब्जेक्ट जो है कंपलसरी सब्जेक्ट है और इसमें पास होना जरूरी है। तो जल्दी से एक बार हम देख लेते हैं कि जो हमारा सिलेबस है यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 5 यूनिट आपको पढ़नी है। यूनिट नंबर 1 आप देख सकते हैं ये एकेटीयू का सिलेबस है और पूरे का पूरा कंटेंट आपको एकेटीयू के हिसाब से मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसको आप किसी अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे जैसे सिविल सर्विसेज के लिए, तो काफी मेहनत करनी पड़ती है इसमें। लेकिन मैं मानता हूं कि ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एकेटीयू सिलेबस पढ़ेंगे और जितना टाइम आप यहां पर लगाएंगे जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आपको नॉलेज मिलेगी, आपका जो सब्जेक्ट है वो क्लियर हो जाएगा, आपके मार्क्स आ जाएंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। चलिएगा, तो यूनिट नंबर 1 का ये सिलेबस है। यूनिट नंबर 1 में हम पढ़ने वाले हैं क्या? इंट्रोडक्शन टू, इंट्रोडक्शन, यहां पे देखिएगा इंट्रोडक्शन एंड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आप देख रहे हैं ये सभी टॉपिक्स मैं आज इसी वन शॉट वीडियो में आपको कवर कराने वाला हूं। यूनिट नंबर 2 के अंदर हम पढ़ेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वन शॉट होगा यूनिट 3 का, उसमें हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल 3 के अंदर कि इंट्रोडक्शन एंड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द लीगल सिस्टम। यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे इलेक्शन प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिट नंबर 5 लास्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ई गवर्नेंस के बारे में। राइट, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं अकॉर्डिंग टू एकेटीयू सिलेबस बनाए हैं, एकदम बिल्कुल ब्रीफ नोट हैं, ब्रीफ नोट्स हैं, कंसाइज नोट्स हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उस टॉपिक के सामने हमने लिख भी दिया है कि ये जो क्वेश्चन है ये कब आया हुआ है एकेटीयू में प्रीवियस ईयर्स में। जैसे आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक एकेटीयू 2021, 22, 23, 24 में आया हुआ है ना। तो हर एक टॉपिक के सामने हमने यहां पर लिख दिया है। तो लगभग ये 30 to 35 पेजेस की पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी, पूरा यूनिट आपका यहां पर कवर हो जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि आपको जब मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इजीली आपको चीजें याद हो जाएंगी और इजीली आप एग्जाम में लिख के आएंगे। साथ ही साथ आपको, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है भाई आपके करिकुलम में अगर ऐड किया गया है तो कुछ तो इंपॉर्टेंस रही होगी, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, भारत के संविधान की। तो इससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मार्क्स भी आएंगे। ठीक है, चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नोट्स मैंने आपको अभी दिखाए हैं बेटा, ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। तो जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, गेटवे क्लासेस का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के फुल कोर्स हमारे गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं। ऑड सैम का, इवन सैम का, या इवन और ऑड दोनों सैम का कॉम्बो पैक आपको मिलता है। जो भी आपके ब्रांचेस सीएस, आईटी, इलेक्ट्रिकल, ईसी, मैकेनिकल है ना, सभी ब्रांचेस के लिए हमारे पास कॉम्बो जो कोर्सेस है इंडिविजुअल और कॉम्बो पैक में अवेलेबल है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फिर आज की अपनी क्लास को। यूनिट नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वन शॉट रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखो समझिएगा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान होता क्या है कि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स दैट आउटलाइंस द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री, कि किसी कंट्री का जो किसी भी कंट्री को चलाने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स होता है, तो वो इसके अंदर लिखा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। It defines the structure, powers and functions of different organs of government, कि जो गवर्नमेंट होती है उसके जो डिफरेंट ब्रांच होती है, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं,
है ना, उनके फंक्शंस क्या होंगे, है ना, उनकी पावर्स क्या होंगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि जो गवर्नमेंट है, जैसे हमारी इंडिया गवर्नमेंट है, कि इसके 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं, गवर्नमेंट के 3 मेन ब्रांच होती हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो लेजिस्लेचर होता है ये कानून बनाता है, ये लॉ को बनाता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉ। अब जब लॉ बन गया, उस लॉ को इंप्लीमेंट कौन कराता है, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द लॉ। देन उसके बाद अगर उस लॉ का पालन नहीं हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, अगर लॉ का वायलेशन हो रहा है, तो उसके लिए कौन है यहाँ पे, जुडिशरी है। कौन है उसके लिए, यहाँ पर जुडिशरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे एक लॉ है राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन लॉ किसने बनाया होगा, लेजिस्लेचर ने, क्योंकि ये लॉ बनाने काम करता है। अब राइट टू एजुकेशन जो लॉ बन चुका है, उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव। अगर उसका उल्लंघन हो रहा है, राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन हो रहा है, मान लीजिए स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल में किसी बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा है और वो कंप्लेन कर सकता है, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, जुडिशरी। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, अब ये जो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की हमने बात कर ली, अब कॉन्स्टिट्यूशन को ये एंश्योर करना है कि जो गवर्नमेंट को जो पावर्स मिली हैं, उन वो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पावर का, अपनी पावर का मिसयूज ना करे, वो संविधान के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके काम करे। मतलब ये जो एंश्योर करता है, इट एंश्योर्स द गवर्नमेंट एक्ट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट के दायरे में रह करके ही काम करे कौन, गवर्नमेंट, अपनी पावर का मिसयूज ना करे। मतलब ये जो है ये अकाउंटेबिलिटी को मतलब प्रमोट करता है, प्रमोट द अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्ट्रिक्ट द आर्बिट्रेरी, मतलब आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर, जो गवर्नमेंट है मनमाने तरीके से मिसयूज ना करे पावर का, एक लिमिट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल जो लिमिट है उसी के अंदर काम करे। एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं, जुडिशरी इन इंडिया एक्ट एज ए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, इसको एंश्योर करने के लिए कौन है हमारे पास, जुडिशरी। जैसे हम कह सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट है, दैट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है सॉरी, फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एकेटीव 2020-21 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, समझते हैं वन बाय वन। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन, स्टैब्लिशेस द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट, ये क्या करता है, गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क को स्टैब्लिश करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द स्ट्रक्चर, जैसे कि भी बताया था, स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे मैंने यहां पर बताया था कि जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं, ये 3 ब्रांच होती है गवर्नमेंट की, ठीक है, उनकी फंक्शंस, उनके पावर, उनका स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉ, जो लॉ बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, वो किसका काम होता है, लेजिस्लेचर, विधायिका का। सेकंड वन है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, जो लॉ बन चुके हैं उनको इंप्लीमेंट कराने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका। एंड थर्ड वन इज जुडिशरी, न्यायपालिका, इंटरप्रेट्स द लॉ एंड एंश्योर द जस्टिस, जस्टिस को एंश्योर करना कि जो अगर मान लीजिए जो लॉ बने हैं, उन लॉ का अगर पालन नहीं हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है जुडिशरी। ठीक है, दूसरा जो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, डिफाइंस राइट एंड ड्यूटीज, जो सिटीजन्स हैं उनकी राइट्स, उनके फंडामेंटल राइट्स, उनके फंडामेंटल ड्यूटीज को डिफाइन करता है। इट प्रोवाइड्स द फंडामेंटल राइट्स, जैसे इक्वलिटी, है ना, फ्रीडम और जो राइट टू एजुकेशन, ये सब क्या है, हम पढ़ेंगे आगे, है ना। फंडामेंटल राइट्स जो है ये कौन देता है हमको, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स एंड व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आगे सेपरेट आएगा, है ना। देख सकते हैं आप यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर, फंडामेंटल ऑफ ड्यूटीज के अंदर क्या आएगा, जैसे ड्यूटीज कौन कौन सी होती है, जैसे रेस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करनी है हर सिटीजन को। नेशनल फ्लैग, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसकी रेस्पेक्ट करनी है। एंड प्रमोटिंग द हार्मनी, हार्मनी को प्रमोट करना है। तीसरा जो फंक्शन है, लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है कि गवर्नमेंट अपने मनमाने तरीके से अपनी पावर का यूज नहीं करेगा, एक लिमिट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अंदर रह करके ही गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी, ठीक है, अपनी ऑटोनॉमी नहीं चलाएगी। नेक्स्ट जो फंक्शन आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है, प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो माइनॉरिटीज हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनके जो राइट्स हैं उनका वायलेशन ना हो, ठीक है, उनका ध्यान रखता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन।
इट सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज के राइट्स हैं उनको सेफ रखता है, एंड एंश्योर दैट दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड, कि उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल हार्मनी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको प्रोवाइड करानी है, चाहे वो मेजोरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो। प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क, प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एज ए सुप्रीम लॉ, ये सुप्रीम लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, सुप्रीम लॉ की मतलब आपको जस्टिस मिलेगा, आपको एक लीगल फ्रेमवर्क मिलेगा सभी के लिए। प्रोवाइडिंग द फाउंडेशन फॉर ऑल द लॉज एंड गवर्नेंस। नेक्स्ट आता है फंक्शन एंश्योर द सोशल जस्टिस। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स इक्वलिटी, इक्वलिटी को प्रमोट करता है कॉन्स्टिट्यूशन बाय एड्रेसिंग द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट, मतलब कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे या फिर जेंडर के बेसिस पे आप जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। एंश्योर द सोशल जस्टिस। ओके, नाउ द फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल द सिटीजन्स, जितने ऑल सभी सिटीजन्स के लिए एक फेयर ट्रीटमेंट होगा, सभी के लिए जस्टिस होगा। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स चेंज एंड एडॉप्टेबिलिटी। देखिए कई बार जब हमारा एक बार संविधान बन चुका है ना, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश का संविधान लागू हो चुका है, उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे कभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते हैं, कभी किसी तरह के रिफॉर्म्स आते हैं, तो कई बार क्या होता है कि संविधान में अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द नेशन, नेशन की नीड को ध्यान में रखते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करने पड़ते हैं, अमेंडमेंट करने पड़ते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ता है जरूरत के हिसाब से। तो यही बात इसमें है कि फैसिलिटेट द चेंज एंड एडॉप्टेबिलिटी, कि संविधान ये अधिकार देता है गवर्नमेंट को कि आप उसमें अपने नेशन के नीड के हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, कभी सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है अमेंडमेंट करने के लिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था तो उसमें अपोजिशन जो है वो आरोप लगा रहे थे कि ये इनकी इतनी 405 सीटें चले जाएंगी तो ये संविधान को बदलेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है जो मेजर अमेंडमेंट होते हैं संविधान के अंदर उसमें बहुत ज्यादा मतलब एक स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकेटीयू 2021-22, 22-23 एंड 23-24 में ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं इसको। तो पहले ये समझते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसका फॉर्मेशन कब हुआ है ना, इसके मेंबर्स कौन कौन थे, इसमें जो की पर्सनैलिटीज थी वो कौन कौन थी, और इसका हम टाइमलाइंस देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, जो 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान था, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन प्लान था, उसके तहत इसका फॉर्मेशन हुआ, इसका गठन हुआ किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। मेंबर्स वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जो पहले ब्रिटिश सरकार, क्योंकि भाई 1946 की बात हो रही है तो 1947 से पहले तो ब्रिटिश ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश इंडिया था उसके पहले। तो उस समय जो राज्य हुआ करते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, वहां से मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया। मतलब ये इनडायरेक्टली समझ रहे हैं कि जैसे डायरेक्ट वोटिंग नहीं कराई जाती, जहां पे सभी को इन्वॉल्व, जो जैसे हम लोग हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे सांसद होते हैं, जैसे विधायक हैं, है ना, एमपी एमएलए हैं, तो उनको हम वोट करते हैं, वो होता है डायरेक्ट इलेक्शन। एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन कि जब हम उनको वोट नहीं करते, हमारे द्वारा चुने गए लोग, हमारे द्वारा इलेक्टेड किए हुए जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जब वो किसी को किसी को अपना मतलब एक मेंबर बना लेते हैं तो वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट इलेक्टेड इनडायरेक्टली। नाउ इसका जो कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कंपोजिशन था उसमें कितने मेंबर्स थे, तो फर्स्ट वन इनिशियली जो थे वो 389 मेंबर्स थे, और ये इसमें 389 में से 292 मेंबर्स ब्रिटिश प्रोविंसेस, जो ब्रिटिश प्रांत थे, जो पहले ब्रिटिश के शासन में राज्य हुआ करते थे, वहां से लिए गए थे। 93 मेंबर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, ये प्रिंसली स्टेट्स क्या थी, जो रियासतें थी, है ना, जैसे पहले रियासतें थी बहुत सारी, कई सौ रियासतें, जैसे हैदराबाद थी, है ना, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर, इस तरह की जो रियासतें थी, 93 मेंबर्स वहां से लिए गए थे। एंड 4 मेंबर्स फ्रॉम चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। आफ्टर द पार्टीशन, जब पार्टीशन हुआ इंडिया का, जब 1947 में, कि जब ब्रिटिश इंडिया जब पहले हुआ करता था, फिर उसके दो पार्ट हो गए, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो ये 389 से घट करके मेंबर कितने रह गए इस असेंबली में, 299 मेंबर्स, क्योंकि जो मेंबर्स पाकिस्तान के हिस्से के थे वो वहां से अलग हो गए। नौ की पर्सनैलिटीज की अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो चेयरमैन थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के अध्यक्ष थे।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो एक जब संविधान तैयार किया जा रहा था, क्योंकि ये जो असेंबली थी इसका काम ही क्या था, संविधान को तैयार करना। और भी बहुत सारे काम थे, हम आगे देखेंगे। तो संविधान को जब तैयार कर रहे थे तो संविधान क्या था, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी संविधान को तैयार करने के लिए। तो उसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एच.सी. मुखर्जी वाइस चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। नाउ थोड़ा सा एक टाइमलाइंस की अगर हम बात करें तो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई। कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड कि जो हमारा संविधान है 26 जनवरी 1947 को, भाई ये जो असेंबली थी यही तो इसको तैयार कर रही थी, तो 26 जनवरी 1949 को, ध्यान देना कि 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एडॉप्ट कर लिया गया था। एंड कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड मतलब ये लागू कर दिया गया था, एनफोर्स कर दिया गया था, इनेक्ट कर दिया गया था कि 26 जनवरी 1950 को। और संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 2 years 11 months एंड 18 days। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आपने यहां पर देख लिया। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एकेटीयू एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखिए यही अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे 2 मार्क्स में अगर पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं बड़े आराम से, मोर देन सफिशिएंट यहां पर स्लाइड में लिखा हुआ है। और अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन लॉन्ग आपसे पूछ लिया जाता है तो अब आप बीटेक थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप किस तरह से अपनी आंसर शीट को भर के आते हैं वो आप सब सीख गए होंगे, है ना। कई बार तो क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होता है किसी को, 2-3 कीवर्ड्स अगर किसी अगल बगल से मिल जाएं तो 2-3 कीवर्ड से आप जो है आंसर शीट को भरने का काम करते हो। लेकिन यहां तो आपको एकदम पूरा हाईलाइट में दे रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आपको लोड भी ना लगे और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए सब्जेक्ट की, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि आपके ये करिकुलम का पार्ट है, ठीक है, इग्नोर नहीं कर सकते आप इसको। नाउ द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ी है, यहाँ पे संविधान सभा पढ़ी है, इसके फंक्शंस क्या थे, इसके काम क्या थे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई जब हमको पता था कि हमारा देश अब आजाद होने जा रहा है 1947 को, तो संविधान अपना संविधान बनाना था। किसको? इंडिया को अपना संविधान बनाना था और पाकिस्तान को अपना अलग संविधान बनाना था। तो इसका एक तो ये था कि ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान तैयार करना होगा। डिबेटिंग द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रावधानों पर कि भाई जो भी उसमें जो भी टॉपिक्स आएंगे उस पर चर्चा करी जाएगी, उस पर डिबेट करी जाएगी। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग द प्रिंसली स्टेट्स, जो रियासतें थी उनका एकीकरण करना, बहुत सारी रियासतें थी उनको मिलाना था, एकीकरण करना था। ये काम भी किसका था? इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी कई लोग थे जिनको ये जो इसको मतलब काम था कि रियासतों को मिलाना। Establishing the फंडामेंटल राइट को स्टैब्लिश करना था। प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नेंस, कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से काम करेगी, एक फ्रेमवर्क बनाना था। एंश्योरिंग द सोशल जस्टिस जो है वो सोशल जस्टिस के प्रावधान इसके अंदर डालने थे। क्रिएटिंग द अमेंडमेंट प्रोसेस, कि अगर मान लीजिए आने वाले टाइम में अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, और पड़ती ही है नो डाउट, किसी भी काम को हम कर रहे होते हैं, जब हम एक प्लान तैयार करते हैं उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ता है जरूरत के हिसाब से, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा अमेंडमेंट का, वो इनको तैयार करना था। एंड प्रिपेयरिंग फॉर द पार्टीशन, क्योंकि विभाजन होना था, इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग होना था, तो उसकी अलग होने की जो तैयारियां थी वो भी इनका ही काम था। नाउ इसी के अंदर ये भी इसका इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इन्होंने और क्या किया था कि जैसे हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, तो जो कि लिखा था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इनको ये भी अडॉप्ट किया गया था इसी असेंबली के द्वारा। कब अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश लागू हुआ था, उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को जनगण मन एज ए नेशनल एंथम जो है ये अडॉप्ट कर लिया गया था 2 days बिफोर द जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब केम इनटू द इफेक्ट। ओके, 2 दिन पहले। ड्यूरेशन कितना है इसका आप सभी जानते होंगे, 52 सेकंड का हमारा ये नेशनल एंथम है जनगण मन। देन उसके बाद इसी दिन जो वंदे मातरम है, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, इसको भी अडॉप्ट किया गया था इसी कमिटी के द्वारा, है ना। और इसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, संस्कृत में और बंगाली में पहले लिखा गया था, उसके बाद ये कई और लैंग्वेज में आया। तो ये कुछ हाइलाइट्स मैंने दे दी हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट आता है अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये क्वेश्चन अलग अलग आता है। एक तो ये वाला एक्ट आपसे पूछा जाएगा इंडिया एक्ट 1935, और अलग से ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन एक्ट
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और कई बार इनको एक साथ पूछ लेता है ये। AKTU 2020, 21, 22, 23 और 23, 24 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो एक्चुअली जब पहले ब्रिटिश इंडिया था, जब पहले ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही थी, तो ध्यान देना कि जो 1935 वाला एक्ट है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया सबसे बड़ा एक्ट था। ये सबसे बड़ा एक्ट था और इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी भी थी, है ना। और इसमें से जो 1935 वाला एक्ट है, इसमें से जो कुछ फीचर्स थे, जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे संविधान में 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 वाला जो हमारा संविधान है, उसमें भी इस वाले एक्ट के कुछ फीचर्स वहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हम पहले 1935 की बात करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम बेटा बात करेंगे 1947 की। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। चलिए समझते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज द लॉन्गेस्ट एक्ट, ये सबसे बड़ा एक्ट था, passed by the British Parliament and laid the foundation for the federal structure in India। जो पावर ट्रांसफर होने वाली थी, पावर ट्रांसफर होने वाली थी ब्रिटिश से किस पे, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफर होनी थी, उसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट था, सबसे बड़ा एक्ट था, इंपॉर्टेंट एक्ट था। मैनी ऑफ इट्स फीचर, इस एक्ट के बहुत सारे फीचर्स जो है बाद में इनकॉर्पोरेट कर दिए गए इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950। जरा ध्यान दीजिएगा कि जो 1935 वाला एक्ट है, इसके कौन कौन से मेन फीचर्स हैं। फर्स्ट वन, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब प्रोविंसेस वर ग्रांटेड ऑटोनॉमी इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो ब्रिटिश सरकार के समय जो प्रांत थे, उस समय के जो राज्य थे, उनको उनको अधिकार दिया गया था। ठीक है, उनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ा दी गई थी। गवर्नर्स एक्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बट रिटेन सर्टेन स्पेशल पावर्स, मतलब ये था कि भाई पावर तो उनको दे दी गई थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार का एक एक गवर्नर उनको था कि ताकि संविधान को देखता था, जो उस समय के रूल्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कि उसमें कुछ अमेंडमेंट तो नहीं करना है या उसमें उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखने के लिए। बाइकैमरल लेजिस्लेशन, यहां पर द्विसदनीय विधायिका का फॉर्मेशन हुआ था, जैसे लोअर हाउस एंड अपर हाउस, है ना। सेंट्रल लेवल पे ध्यान देना कि उस समय ब्रिटिश सरकार में 1935 के अंदर क्या प्रोविजन कर दिया था कि दो हाउस बना दिए गए थे, एक लोअर हाउस, एक अपर हाउस, है ना। एक फेडरल असेंबली, दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्य परिषद, और फेडरल असेंबली। आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे जो हमारा आज का इंडिया है, तो उसमें भी ये जो है आज भी हमारे पास क्या है, दो सेंट्रल लेवल पे हमारे पास लोकसभा है और राज्यसभा है ना। एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। जो लोकसभा है लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। तो बिल्कुल कुछ ऐसा आज भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तभी मैं कह रहा हूं कि जो 1935 वाला एक्ट था, इसके कई सारे फीचर्स जो है आज भी हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है इसका, डिवीजन ऑफ पावर का डिवीजन कर दिया गया था। पावर्स वर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस, जो उस समय प्रोविंसेस से प्रांत हुआ करते थे, इन तीन लिस्ट में बांट दिया गया, है ना। फेडरल लिस्ट, एक संघ सूची है फेडरल लिस्ट, इसमें वो सब्जेक्ट्स या वो मैटर्स आते थे जो मतलब इस सूची के अंदर वो सभी मैटर्स थे जो किसके कंट्रोल में थे, किसके अंडर में आते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, दूसरा है प्रोविंशियल लिस्ट यानी कि प्रांतीय सूची, ये वो थे जो सब्जेक्ट्स थे जो प्रोविंशियल स्टेट्स के अंदर आते थे, जो राज्य थे प्रोविंस, है ना। तीसरा आता है कॉन्करेंट लिस्ट, ये वो मैटर्स हैं या वो सब्जेक्ट्स हैं जो शेयर्ड बाय बोथ, यानी कि किसके अंडर में आएंगे, ये केंद्र सरकार के। और जैसे आज भी अगर आप देखेंगे तो ये आज भी लिस्ट हैं, आज भी हैं कि भाई बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आज भी हैं जो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, कुछ राज्य सरकार के अंडर में आते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के अंडर में आते हैं। ठीक है, जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन किस में है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है और ये राज्य सरकारों का आज की डेट में भी है। तो ये आज की डेट में भी चल रहा है, बस थोड़ा सा नाम बदल दिए गए हैं। नेक्स्ट जो फीचर आता है इसका, फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट, कि एक कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया था कि सेंटर में और स्टेट में, यानी कि जो उस समय के प्रोविंसेस थे, है ना, प्रोविंशियल जो थे उस समय के, और केंद्र सेंटर में जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उनको सुलझाने के लिए इसके लिए कोर्ट एस्टेब्लिश कर दिया गया था।
proposed all India federation, तो proposed a federation comprising princely states and British provinces, and this feature was never implemented as princely states did not join। मतलब एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो रियासतें थी, उनको जो है मिलाया जाए, लेकिन ये इंप्लीमेंट हो नहीं पाया था उस समय तक क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स राजी नहीं थे ये मानने के लिए, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यहां पर एक जो मतलब एक जो कंटिन्यू द प्रोविजंस फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द कम्युनिटीज लाइक मुस्लिम, सिख एंड अदर्स, जैसे कुछ कम्युनिटीज हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, तो वो अपने अपने प्रतिनिधि, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का उनको अधिकार था, लेकिन सभी लोग वोट नहीं कर पाते थे। यहां पे ध्यान दीजिएगा, उस समय ब्रिटिश सरकार के टाइम सभी लोग वोट नहीं कर पाते थे। और ध्यान दीजिएगा 1935 के अंदर और क्या किया गया, एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंचाइज, मताधिकार का विस्तार, मतलब जो वोट डालने वाले लोगों की संख्या थी उनको बढ़ा दिया गया, लेकिन अभी भी 10% से ज्यादा लोग मतदान नहीं कर सकते। टोटल पॉपुलेशन का केवल 10% लोग ही मतदान कर सकते थे। सोचिए 1935 में, तो 1935 से पहले तो 10% से भी कम लोगों को अधिकार था वोट डालने का। तो लिखा है द राइट टू वोट वॉज एक्सपेंडेड, वोट डालने का जो अधिकार था उसको बढ़ाया गया, बट स्टिल लिमिटेड टू अबाउट 10%, अभी भी 10% से 10% तक ही रखा गया। और ये 10% कौन लोग थे जो वोट कर सकते थे, ये बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी के बेस पे, जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा होगी वोट कर सकता है। एजुकेशन के बेसिस पे, जो एजुकेटेड, अब आप सोच सकते हैं कि उस टाइम एजुकेशन का क्या हाल रहा होगा, तो जो एजुकेशन के बेस पे वोटिंग करनी होती थी। देन टैक्स क्वालिफिकेशन के आधार पे, जो ज्यादा टैक्स देगा वो वोट कर पाएगा। नेक्स्ट एक और इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज रही 1935 के अंदर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई उस समय। द एक्ट लेड टू द क्रिएशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 1935। 1935 में इस एक्ट के माध्यम से ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, जो बैंकिंग को और करेंसी को रेगुलेट करता था, और ये आज भी है, ये आज भी चल रहा है। नाउ फेडरल, ध्यान दीजिएगा कि 1935 की, देखो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहां पर कि जो 1935 वाला एक्ट है उसकी यहां पर बात चल रही है, उसके क्या क्या फीचर्स थे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होगी। देन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी समय जो सिविल सर्वेंट थे उनको अपॉइंट करने के लिए उनकी सर्विस के लिए एक स्थापना हुई, किसकी, फेडरल पब्लिक कमीशन की। और आज ही किस नाम से जाना जाता है, तो यूपीएससी है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आज की डेट में इसका नाम क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके माध्यम से सिविल सर्वेंट को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, लिखा गया है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड फॉर द रिक्रूटमेंट एंड सर्विस मैटर ऑफ द सिविल सर्वेंट। तो सिविल सर्वेंट के लिए अभी क्या है हमारे देश में, यूपीएससी है, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पहले क्या हुआ करता था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। नाउ तक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, तो जो कम्युनिटी होती है अलग अलग, उनके रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। और है ना, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, है ना, या लेबर्स हैं, ये अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को उनको जो अपना अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे। और आज की डेट में भी जो है इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो अलग अलग कम्युनिटी की वजह से जो प्रतिनिधि बनते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है सांप्रदायिकता बढ़ती है, और वो आज भी आपको देखने को मिलती है। तो नाउ द नेक्स्ट इज, अब हमने 1935 पढ़ लिया बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कि हमारा देश जब आजाद हुआ 1947 में, तो तब क्या क्या चीजें हुई, इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या चीजें पास हुई। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना। The Indian Independence Act 1947 was the legal framework that facilitated the transition of India and Pakistan from British colonies to independent sovereign nations। मतलब 1947 में हमारे देश जो है वो आजाद हुआ, ब्रिटिश सरकार का जो कंट्रोल था वो खत्म हो गया था, यहाँ पे एंड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां से हमको दो सोवरेन नेशंस मिले, अपना इंडिया भारत और दूसरा पाकिस्तान इन 1947। इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया की हिस्ट्री में ये एक टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, नाउ तो सबसे पहला जो फीचर आएगा इसका 1947 का, एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल का अंत हुआ। द एक्ट डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन नेशन फ्रॉम द 15th of August 1947। इट एंडेड द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द इंडिया। 1947 में ब्रिटिश का जो कंट्रोल हो गया, कंट्रोल जो है वो खत्म हो गया
ओवर द इंडिया। ना पार्टीशन ऑफ इंडिया, और क्या हुआ था 1947 में? पार्टीशन हुआ, किसका? इंडिया का पार्टीशन हुआ। जो ब्रिटिश इंडिया था पहले उसका पार्टीशन हो गया, तो डिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया इनटू टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। अरे 1947 से पहले इंडिया क्या कहलाता था? ये ब्रिटिश इंडिया। अब ब्रिटिश इंडिया के दो डोमिनियंस बन गए, एक कौन सा? इंडिया भारत, दूसरा पाकिस्तान, ठीक है। तो प्रोविंसेस, अब इसके अलावा कुछ रियासतें भी थी वहां पे, तो प्रोविंसेस लाइक पंजाब, बंगाल व पार्टीशन बेस्ड ऑन द रिलीजन। अब देखिए जो यहां पर जो पार्टीशन हुआ था, इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल किसका रहा है? लॉर्ड माउंटबेटन, सबने नाम सुना होगा। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी इसको किस तरह से कराया जाए, है ना भाई। एक तो असेंबली बन गई थी, उस असेंबली को जैसे उसमें कौन थे? बहुत सारे लोग थे, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, भीमराव अंबेडकर, ऐसे बहुत सारी की पर्सनैलिटीज थी। उनके साथ कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया था, उसके तहत क्या करना था कि ये दो ऑब्जेक्टिव थे उसके मेन। एक तो ब्रिटिश इंडिया को जो दो भाग होने, उनको बंटवारा करना, इंडिया और पाकिस्तान। ये किस बिहाफ पे होने वाला था कि जहां पर पॉपुलेशन मुस्लिम की ज्यादा होगी वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, और जहां पर हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वो इंडिया का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। तो वो फिर लॉर्ड माउंटबेटन प्लान को पास करने के लिए एक कानून बनाया गया था 1947, ठीक है। चलिएगा और देखते हैं और क्या इसके फीचर्स थे 1947 के। क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हम पढ़ चुके हैं अभी पहले, इसने क्या करा कि इसी प्लान के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसका क्रिएशन किया गया। इसके असेंबली के हम जो फंक्शन है वो भी पढ़ चुके हैं कि भाई जब हम ईच डोमिनियन थे, जो दो बन गए थे इंडिया और पाकिस्तान, वॉज हैव टू इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन दोनों की अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, वो अपना अपना संविधान बना सकते हैं, अपने अपने रूल्स बना सकते हैं कि देश को कैसे चलाना है। प्रिंसली स्टेट्स की यहां पर देखिए बात हुई। प्रिंसली स्टेट्स मैंने बताया था आपको, जो रियासतें थी इनको विकल्प दिया गया था, इनको ऑप्शन दिया गया था कि जो पहले इंडिपेंडेंट थी ना जो रियासतें थी, जैसे जूनागढ़ हो गया, नाम सुना होगा आपने, हैदराबाद हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, जयपुर हो गया, भोपाल हो गया, ये क्या थे? इनके अपने नवाब हुआ करते थे। जैसे हैदराबाद का नवाब था निजाम, है ना, तो ऐसी राजा महाराजा हुआ करते थे। तो ये जो राजा महाराजा थे, है ना, जिनकी प्रिंसली स्टेट्स थी, इनको ऑप्शन दिया गया कि या तो आप इंडिया ज्वाइन कर लीजिए, या तो आप पाकिस्तान ज्वाइन कर लीजिए, ये या फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, या फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं 1947 में। तो ज्यादातर तो जो थे वो इंडिया के साथ आना चाहते थे और इंडिया के साथ मिल गए थे। कुछ एक जो है वो पाकिस्तान की तरफ चले गए थे, लेकिन कुछ थे जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। कुछ रियासतें ऐसी थी जो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, जो हाईलाइट भी हुई बाद में, हैदराबाद। तो बाद में जो कुछ नहीं मिलना चाह रहे थे, उसके बाद कुछ जो है अलग अलग तरीके से कुछ मतलब कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया उनको कि भाई आ जाओ, आप इंडिया मिल जाओ। या फिर जो नहीं मान रहे थे, थोड़ा सा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, आप सभी जानते होंगे, कई आपने वेब सीरीज या मूवी में देखा भी होगा, लाठी के दम पे उन्होंने मिलाने का प्रयास किया था। जम्मू एंड कश्मीर देखो आज तक भी जो है कोशिश कर रहा है इंडिपेंडेंट रहने की, लेकिन वो नामुमकिन जैसा हो गया है, ठीक है। चलिएगा, तो प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिए गए थे, या तो वो इंडिया ज्वाइन करें या पाकिस्तान को ज्वाइन करें, या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट उनको रहने दिया नहीं है। नेक्स्ट जो फीचर आता है लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी कि द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड नो अथॉरिटी। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं थी ओवर द डोमिनियन आफ्टर 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा दोनों डोमिनियन के ऊपर, इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर। एंड बोथ द डोमिनियंस वर ग्रांटेड टू पावर द मेक देयर ओन लॉज, अपने वो नियम बना सकते थे, अपना संविधान बना सकते थे। गवर्नर जनरल, ईच डोमिनियन वुड हैव इट्स ओन गवर्नर जनरल, क्योंकि अभी तक क्योंकि संविधान तो बना नहीं है, अभी तक क्या नहीं होना है, संविधान नहीं बना है, तो तब तक जो है अपने अपने जो है डोमिनियन के क्या रहेंगे, गवर्नर जनरल रहेंगे। टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स, 1947 में क्या हो गया था कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की और मतलब जो भी वो थे क्या नाम है एग्रीमेंट्स थे, उनको सब जो है वो उनको टर्मिनेट कर दिया गया था। ऑल एग्जिस्टिंग ट्रीटीज एंड जो संधिया थी, ट्रीटी होता संधिया, एंड एग्रीमेंट्स बिटवीन द ब्रिटिश क्राउन एंड द प्रिंसली स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो रियासतें थी भाई, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, है ना, ब्रिटिश क्राउन, और जो आपके प्रिंसली स्टेट थे, जो रियासतें थी, उनके बीच में कुछ संधियां थी, कुछ ट्रीटमेंट थे, कुछ जो है उन्होंने कुछ बनाया हुआ था कि हम ऐसे करेंगे, मतलब होता ना पार्टनरशिप टाइप की, तो वो सब खत्म कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका
ये बात होगी। तो मैंने आपको बता दिया बेटा दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो 1935 वाला एक्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 1947 वाला जो है एक्ट वो भी क्या था, इंपॉर्टेंट था। नो द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब 1935 के बाद 1947 आया। तो 1947 में, तो 1947 से लेकर के 1950 तक क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसने संविधान को बना करके तैयार कर दिया। तो अब हमारा देश संविधान के हिसाब से चलेगा। और ध्यान रखिएगा कि जो हमारा संविधान है, ये जो एनफोर्समेंट है ना, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ, तो पहली बात तो ध्यान रखो एडॉप्शन, कब उसको अपनाया गया जो हमारा संविधान था। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 में ये एडॉप्ट कर लिया गया। एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे, और इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एनफोर्समेंट कब उसको लागू किया गया, एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू कर दिया गया। एंड दिस डेट वाज चूजन टू ऑनर द पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास्ड इन 1930, जो 1930 में पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास हुआ था, ये उसको सेलिब्रेट, मतलब अब यहां पर जाकर के हम 26 जनवरी 1950 को वो हमको पूरी आजादी मिली है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिपब्लिक डे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अब जब 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान जब लागू हो चुका था, तो इंडिया बिकेम द रिपब्लिक, अब हमारा इंडिया जो है वो रिपब्लिक है। एंड द प्रेसिडेंट जो है हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, बिकेम द हेड ऑफ द स्टेट, वो हमारे देश का, हमारे स्टेट का क्या होगा, हेड होगा। द ट्रांजिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंप्लीटेड। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर्स क्या हैं, व्हाट आर द फीचर्स, एंड अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। तो पहला जो फीचर है हमारे संविधान का, लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन डॉक्यूमेंट है, एक रिटन संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया, देखो लिखा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड। इट कंटेन्स 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल हैं। पहले ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, ये लिखा हुआ है इतना यहाँ पे। ठीक है, नाउ दूसरा जो इंपॉर्टेंट है इसका फीचर कि जो हमारा संविधान है वो सोवेरेन है। इंडिया इज इंडिपेंडेंट इन मेकिंग इट्स डिसीजन, मतलब ध्यान रखना सोवेरेन का मतलब क्या होता है, सोवेरेन का मतलब है कि जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट इन मेकिंग डिसीजन, इंडिया अपने डिसीजन अब खुद लेगा, अब ब्रिटिश सरकार का यहाँ पे कंट्रोल खत्म है। सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट मतलब प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। सेकुलर है ना, आप ये टर्म बहुत ज्यादा सुनते होंगे, जब इलेक्शंस आते हैं तब तो और भी ज्यादा सुनते होंगे कि ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बाय स्टेट। मतलब सेकुलर का मतलब है कि हमारे देश का कोई ऐसा मतलब कोई धर्म नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है कि सभी रिलीजन्स को इक्वल माना गया है। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि अपने अपने धर्म को, अपने अपने रिलीजन्स को प्रमोट भी कर सकते हैं, वो आगे आएगा, प्रमोट कर सकते हैं और किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक का मतलब है कि पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, जो हमारे जो पावर है वो किसके हाथ में है, जनता के हाथ में है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो जनता के द्वारा होती है और जनता के लिए होती है। ठीक है भाई, आप एमपी एमएलए चुनते हो, सरकारें बनती है तो वो आप ही तो चुनते हैं, हम लोग सब चुनते हैं उनको। नेक्स्ट आता है आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब गणराज्य, द हेड ऑफ द, गणतंत्र का मतलब है, गणराज्य का मतलब है, रिपब्लिक का मतलब है हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड नॉट हेरिडिटरी, मतलब वंशानुगत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि राजा है कोई उसका बेटा ही राजा बनेगा, तो कोई भी बन सकता है ना, कोई भी बन सकता है, इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है ना। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस होती हैं ताकि गवर्नमेंट्स जो है इनके हिसाब से, इन प्रिंसिपल के हिसाब से काम करे, टू एंश्योर द वेलफेयर, इकोनॉमिक जस्टिस करे, सोशल इक्वलिटी, है ना, नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स बट फंडामेंटल इन द गवर्नेंस। तो ये जो होते हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं गवर्नमेंट के लिए कि वो वेलफेयर के लिए काम करें। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है फोर्थ वन, फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बायस, द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। मतलब ये हुआ कि जो हमारी पावर है, जो हमारे संविधान के हिसाब से जो पावर है वो क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, सेंटर के पास भी है और राज्यों के पास भी है इन टाइम ऑफ इमरजेंसी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा,
ये ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी के टाइम पे द सेंटर बिकम्स मोर पावरफुल रिफ्लेक्टिंग द यूनिटरी बायस। ये दिखा रहा है कि फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो केंद्र के पास पावर है और कुछ पावर किसके पास है, राज्यों के पास है। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई इमरजेंसी आती है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, तो वो क्या पावर किसके पास ज्यादा हो जाती है, अभी भी ज्यादा रहती है, इन जनरल भी ज्यादा रहती है, लेकिन उस समय जो पावर्स होती हैं वो केंद्र सरकार के पास चली जाती है, जो कि दिखाता है कि यूनिटरी फीचर्स है संविधान का। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि इंडिया के पास क्या है, तो जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है। द जुडिशरी इज फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। मैंने बताया था एग्जीक्यूटिव क्या होती है, जो कार्यपालिका होती है, जो कानून को इंप्लीमेंट करवाती है, उससे क्या होगी, ये फ्री होगी। एंड लेजिस्लेचर का मतलब है जो कानून बनाती है, तो लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, जो कानून को इंप्लीमेंट कराती है, एग्जीक्यूटिव, इन सबसे क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है जुडिशरी। द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई संविधान के हिसाब से हर चीज होनी चाहिए, उसका एक तरह सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का, जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है, गार्जियन होता है। सिंगल सिटीजनशिप, संविधान के हिसाब से हमारा जो देश के अंदर एक सिटीजनशिप होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अलग अलग राज्य है ना, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की सिटीजनशिप नहीं होती, एक ही होती है, वो क्या है, भारतीय नागरिक। जैसे यूएसए में क्या होता है कि दो सिटीजनशिप मिल जाती है, ठीक है। नाउ तो लिखा हो भी यहाँ पे, इंडियन सिटीजन्स आर ग्रांटेड अ सिंगल सिटीजनशिप, है ना, भारतीय नागरिक। अनलाइक कंट्रीज लाइक यूएसए, जैसे यूएसए में क्या होता है कि दो सिटीजनशिप मिल जाती हैं, डुअल सिटीजन का कॉन्सेप्ट होता है वहां पे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एवरी सिटीजन अब 18 साल से ज्यादा का अगर कोई व्यक्ति है तो वो वोट डाल सकता है, ये भी संविधान अधिकार देता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, मैंने बताया था आपको, जब संविधान बन चुका है भाई, संविधान के अंदर ऐसा भी प्रोविजन दिया गया है कि आने वाले टाइम में अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द नेशन की जरूरतों के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट भी किया जा सकता है, और अमेंडमेंट का क्या प्रोसेस होता है उसको हम बाद में समझेंगे अभी। नेक्स्ट आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। संविधान जो है वो हमको फंडामेंटल ड्यूटीज भी मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं और फंडामेंटल राइट्स भी है। इंट्रोड्यूस इन 1976 थ्रू द एक्ट 42 अमेंडमेंट के माध्यम से यहां पर क्या दिए गए आपको, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। जैसे सिटीजन्स आर एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद करी जाती है कि जो सिटीजन्स हैं वो रेस्पेक्ट करें कॉन्स्टिट्यूशन की, नेशनल फ्लैग की, एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, हमारा जो संसदीय प्रणाली है हमारे यहाँ पे, तो इंडिया फॉलो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। वेयर द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, जो प्रेसिडेंट है उसको नॉमिनेट किया जाता है, जो कि हेड होता है स्टेट का, देश का हेड होता है। एंड प्राइम मिनिस्टर्स इज द रियल एग्जीक्यूटिव, ये आप सभी जानते हैं कि जो हमारे यहाँ जो हेड होता है, स्टेट का जो हेड है, देश का जो हेड है, वो कौन है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। इमरजेंसी का प्रोविजन भी इसके अंदर डाला गया है, आपातकालीन प्रावधान। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इमरजेंसी, लाइक नेशनल इमरजेंसी होती है, दूसरा स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इमरजेंसी करके एक टॉपिक फिर से आएगा, उधर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज आपकी बिना बात की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना। जो स्टेट इमरजेंसी होती है, जैसे आपकी जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार में अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं हो जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो नहीं मेंटेन हो पा रहा है, तो उस केस में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अभी देखेंगे हम बाद में इसको, लेटर ऑन। नेक्स्ट आता है आपका द प्रीम्बियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। तो ध्यान देना, इसके जो की एलिमेंट्स होते हैं प्रीम्बियल के, कौन कौन से होते हैं, सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है कि इंडिया इज फ्री एंड इंडिपेंडेंट, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर। सोवरेन का मतलब है कि कोई भी कंट्री जो है वो किसी के अंडर में नहीं है, वो खुद अपना कानून बनाएगी, खुद अपने चीजें अपने आप ही देखेगी, अपने डिसीजन खुद से लेगी, बाहरी जो शक्तियां हैं एक्सटर्नल पावर के कंट्रोल में नहीं है। दूसरा आता है सोशलिस्ट, द गवर्नमेंट वर्क टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी एंड इंश्योर द इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए। सेकुलर का मतलब है द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। एंड रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स इक्वली, सभी रिलीजन्स का इक्वली रेस्पेक्ट होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर गवर्नमेंट थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इलेक्शंस के माध्यम से इंडिया जो है गवर्नमेंट को चुनती है, गवर्नमेंट को बनाती है, वोट करती है। रिपब्लिक मतलब गणराज्य, इसका मतलब है हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, नॉट मतलब हेरिडिटरी, मतलब वंशानुगत नहीं है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो क्या होगा,
इलेक्ट, हेड ऑफ द स्टेट जो है इलेक्ट किया जाता है। जस्टिस एंश्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल द सिटीजन्स। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब है ये एंश्योर करता है लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ द थॉट, है ना, इट एंश्योर्स फ्रीडम ऑफ द थॉट्स, जो आपके अपने विचार हैं उनकी आजादी है आपको। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी है, आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उन विचारों को आप रख सकते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रख सकते हो। फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड फेथ, विश्वास और आस्था की स्वतंत्रता है आपको, आप किस पे विश्वास कर रहे हो ये आपकी स्वतंत्रता है ना, आस्था किस पे, आपकी 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 जो है ये भी स्वतंत्रता है ना, आप किसी को भी पूछ सकते हो। फ्रीडम ऑफ वर्शिप, पूजा की स्वतंत्रता है। इक्वलिटी, नेक्स्ट आता है इक्वलिटी, प्रमोट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड कराता है कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेटर्निटी, एनकरेज द यूनिटी एंड ब्रदरहुड एंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स, तो ये मैंने आपको बता दिए द की एलिमेंट्स ऑफ द प्रीम्बियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट्स, और ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, AKTU 2021-22, 22-23 और 23-24 में पूछा गया है। देखिए आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी संविधान की, क्योंकि कई बार आप किसी इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं तो ये देखने के लिए कि आप अपने जो करिकुलम रहा है आपका कि बीटेक के दौरान आप कितना सीरियस थे। मैं ये तो नहीं कहूंगा आपको कि आप इस सब्जेक्ट को जो है बहुत ज्यादा समय दो, है ना, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी तो करोगे नहीं, मतलब करोगे तो फिर उसके बाद पढ़ोगे उसको, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि जब आप बीटेक के दौरान है, अच्छी बात है कि अभी से आप में से हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने डिसाइड कर रखा हो कि हम सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे, तो वो ज्यादा डिटेल में पढ़े, और जो मैं पढ़ा रहा हूं दैट इज नॉट सफिशिएंट, ये AKTU के लिए सफिशिएंट है, सिविल सर्विसेज के लिए तो सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए डिटेल में आप पढ़ ही रहे होंगे जिन्होंने डिसाइड कर रखा होगा, ठीक है। या अभी जब पास आउट होने के बाद आप सिविल सर्विस तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ यार हमारे करिकुलम का ये पार्ट था और हम इसको पढ़ के आए। तो कई बार इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन इस तरह के पूछ लेता है, अच्छा ये आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, या छोड़ दिया था, ये ऐसे कुछ भी लिख के आ गए थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुछ भी लिख के आओगे तो पास तो हो ही जाओगे, ना तो टीचर्स इसको अच्छे से ट्रीट करते हैं सब्जेक्ट्स को, ना ही स्टूडेंट करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ठीक है आप उतना समय इसमें इन्वेस्ट नहीं करो, बट इतना करो कि आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाए इस सब्जेक्ट की, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाए, आपको एटलीस्ट पता तो रहे कि हाँ इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स थे जो हमको पढ़ने थे। 4 आदमी बैठ करके आप बातें कर सकते हो, आपको आइडिया रहता है कि संविधान क्या होता है ना, क्या क्या उसमें चीजें होती हैं, तो वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। चलिएगा, मतलब अगर बीटेक ना भी करो, आप कोई भी कोर्स ना करो, एटलीस्ट थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। देखिए तो फंडामेंटल राइट्स, तो जो मेन 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट टू इक्वलिटी, तो ये जो अब हमारे जो इसके संविधान के अंदर जो आर्टिकल्स हैं, तो ये कौन से आर्टिकल्स के अंदर मेंशन है? राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18, एंश्योर द इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। जो लॉ है, लॉ के हिसाब से चीजें चल रही होती हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। मतलब ये राइट टू इक्वलिटी है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को जो है अलग से मतलब किसी को जो है दो मतलब कई मतलब अलग अलग, मान लीजिए किसी भी आधार पर लोगों को आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसके लिए ये लॉ है, इसके लिए ये लॉ है, सभी के लिए एक जैसा लॉ होगा। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जो मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द ग्राउंड, ऑन द रिलीजन बेसिस, कास्ट बेसिस, आप किस कास्ट से हैं, आप किस रिलीजन से हैं, उसके बेसिस पे जो है आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो राइट टू इक्वलिटी ये आपका राइट है, फंडामेंटल राइट है। सेक्स के आधार पे, आपका बर्थ कहां पे हुआ, आप कहां पे पैदा हुए, उसके हिसाब से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू दी फंडामेंटल राइट्स जो हमको देता है कौन? संविधान। राइट टू फ्रीडम है ना, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आर्टिकल 19 से 22 के अंदर लिखे गए हैं। इंक्लूड्स द वेरियस फ्रीडम लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, आप अपने आप को जो है, जो आपके थॉट्स हैं उन थॉट्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, उसकी आजादी है। फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली, आप पीसफुली इकट्ठा हो सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, कंट्री में आप फ्रीली मूव कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि राजस्थान का व्यक्ति पंजाब में नहीं जा सकता, कि पंजाब का व्यक्ति यूपी में नहीं जा सकता, आप कहीं भी इंडिया के अंदर मूव कर सकते हो। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के किसी भी पार्ट में आप जो है जा सकते हो, बस सकते हो, वहां रह सकते हो। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में 370 हटने से पहले, क्योंकि वो उसके अंदर बहुत सारे अलग से प्रोविजन थे, तो 370 हटने के बाद आप वहां भी जा सकते हो। फ्रीडम टू
प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, किसी भी ऑक्यूपेशन को, प्रोफेशन को आप अपना सकते हैं, उसकी भी आजादी है। नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मेंशन इन आर्टिकल 23 से लेकर के 24 में ये है, एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी को रोकने के लिए, मानव तस्करी नहीं हो सकती है, फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर, जैसे चाइल्ड लेबर एक्ट आपने देखा होगा, है ना, कि छोटे बच्चों से आप काम नहीं ले सकते। और भी कई तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, जैसे बंगाल से कुछ वर्कर्स को वहां से मतलब पश्चिम बंगाल की तरफ आते हैं तो वहां पे शोषण किया जाता है। कई बार क्या होता है, एक रात जैसे छोटे बच्चों को वहां से कई जगह से जो है ना बच्चों को उठा लिया जाता है, फिर कहीं बहुत दूर ले जाकर के उनसे भीख मंगवाई जाती है, तो कई तरह से शोषण किया जाता है, तो उसके ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये मेंशन है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में, सिटीजन्स कैन फ्रीली प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन, कि सिटीजन्स जो है वो फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी रिलीजन को, है ना, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी रिलीजन का। नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये है 29 और 30 आर्टिकल्स में, प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। ये क्या है कि आपका जैसे आदिवासी हैं, है ना, जो माइनॉरिटीज होती हैं, ये उनका जो कल्चर है उनको मतलब उनको संरक्षण देता है, ठीक है ना। और भी मैंने एक एग्जांपल दिया आपको आदिवासी का, और भी जो माइनॉरिटीज है ना, उनकी भाषा, उनके कल्चर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, द मेंशन इन आर्टिकल 32 एम्पावर्स द सिटीजन टू अप्रोच द कोर्ट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का मतलब फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है तो वो कोर्ट में जा सकता है, उसके लिए भी यहाँ पर ये भी फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी आया हुआ है 2-3 बार क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी होती हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट बाय द 42nd अमेंडमेंट। देखो मैंने आपको बताया कि जो संविधान में अमेंडमेंट हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं जरूरत के हिसाब से, और 42nd अमेंडमेंट जो था, 42वां जो संशोधन था, 42वां जो अमेंडमेंट हुआ था संविधान के अंदर, ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूएंट भी बोला जाता है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था, अंडर द आर्टिकल 51A। तो इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कौन कौन सी होती हैं, जैसे लिस्ट ऑफ ड्यूटीज, रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करनी है सभी सिटीजन को, नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करनी है, और नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करनी है। दीज आर द फंडामेंटल ड्यूटीज जो एक्सपेक्ट की जाती हैं सभी नागरिकों से। प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी को मेंटेन रखना है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को क्या रखना है, प्रोटेक्ट करना है। प्रमोट द हार्मनी एंड अवॉइड द डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना है ना, सेक्स के आधार पे, इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पे, कास्ट, रिलीजन के आधार पे। प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की भी क्या है, जिम्मेदारी है। जब मैंने आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ाया था बीटेक फर्स्ट ईयर में, तब आपको बताया था, ये वहां भी एक टॉपिक था कि भाई हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है एनवायरमेंट को एंड वाइल्ड लाइफ को। स्ट्राइव फॉर द एक्सीलेंस इन स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, मतलब इंडिविजुअल को भी और कलेक्टिव एक्टिविटी के माध्यम से हमको जो है ये ध्यान रखनी होती है, ये हमारा ड्यूटीज हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, एनकरेज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या करती हैं, एक सिटीजन को रेस्पॉन्सिबल बनाती हैं, यार ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। हर कोई बात करता है कि ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, भाई ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये मेरी फंडामेंटल ड्यूटी भी है, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज का भी ध्यान रखना है ना, कहीं भी कुछ भी खाया और कचरा गिरा दिया, है ना, रैपर्स कहीं भी गिरा दिए। सपोर्ट्स द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैंने बताया था आपको पहले भी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है, गाइडलाइंस होती है किसके लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, ठीक है। कितने टाइप्स की हो सकती हैं, सोशल प्रिंसिपल्स प्रोवाइड द फ्री लीगल एड, मतलब ये क्या करती है, जो गरीब लोग होते हैं, है ना, प्रोमोट्स द वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शंस के जो लोग होते हैं उनको एक निशुल्क कानूनी सहायता, है ना, प्रोवाइड अ फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड उनको प्रोवाइड कराई जाए, मतलब कोई बंदा है, कोई वकील नहीं कर सकता तो उसको सरकारी वकील मिलने का प्रोविजन है, ठीक है। इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स,
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि इक्वल वर्क के लिए सभी को इक्वल मिलना चाहिए। पता लगा इसने इतना काम करा, इसने भी उतना ही काम करा, इसको ज्यादा पे कर रहा है, इसको ज्यादा पेमेंट मिल रहा है, उसको कम पेमेंट मिल रहा है। प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ का जो कंसंट्रेशन है वो नहीं होना चाहिए। मतलब पूरे, अब तो आप देख सकते हो, ये तो कंसंट्रेशन होना नहीं चाहिए लेकिन कंसंट्रेशन हो रहा है। मतलब कुछ एक परसेंट के लिए, कुछ एक परसेंट पे जो है, जो वेल्थ है, जो धन है, वो बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही कम है। मतलब कहने का मतलब है अमीरी और गरीबी में डिफरेंस, उसको जो अनइक्वलिटी है, उनको इनइक्वलिटी है उसको दूर करना चाहिए, इक्वलिटी लानी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्री, जो कुटीर उद्योग है उसको प्रमोट करना है ना। प्रोविजन ऑफ द एल्कोहल, है ना। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, शराब पर जो प्रतिबंध है वो होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी आप देख सकते हैं है नहीं। नेक्स्ट आता है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि हमारे देश में क्या बेटा, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है। एडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया गया है। फीचर्स अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ये द्विसदनीय विधायिका होती है हमारे, कंसिस्टिंग, जैसे लोकसभा होती है और राज्यसभा, इसको बोलते हैं हम लोग लोअर हाउस, इसको बोलते हैं अपर हाउस। और यही कॉन्सेप्ट कभी 1935 एक्ट में था, मैंने आपको बताया था कि इसमें से कुछ फीचर्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं। इसके की फीचर्स क्या हैं संसदीय प्रणाली के, पार्लियामेंट्री सिस्टम के? एक तो नॉमिनल हेड होता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप देख सकते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इसको रबड़ की मोहर के नाम से भी जाना जाता है। नाम मात्र का हेड होता है, इनके पास बहुत ज्यादा पावर नहीं होती है। लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, देखिए जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एक तो इसमें नॉमिनल हेड होता है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, रियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो रियल पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास होती है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा, इन दोनों की जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, है ना। तो लोकसभा और राज्यसभा ये होता है हमारे दो सदन होते हैं पार्लियामेंट्री के अंदर। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, प्रमोट्स द अकाउंटेबिलिटी, इनकी जवाबदेही होती है। एंश्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप, मतलब अब देखिए जो पार्लियामेंट के अंदर जो अलग अलग जगह से लोग चुन करके जाते हैं, तो डाइवर्सिटी का मतलब है, डाइवर्स ये लिखा हुआ है ना, डाइवर्स ग्रुप्स, मतलब अलग अलग तरह, अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं, अलग अलग जगह से जो लोग चुन करके आते हैं, और वो पूरा एक क्या बनता है, एक संसद के अंदर वो लोग बैठते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फेडरल सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था अभी, कि फेडरल सिस्टम का मतलब होता है एक तरह से पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, ऐसा नहीं कि सारी की सारी पावर सेंटर के पास है, स्टेट के पास है, तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंटर यानी केंद्र के पास, स्टेट मतलब राज्य के पास। एज पर द 7th शेड्यूल आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 के हिसाब से जो पावर होगी वो सेंटर के पास भी होगी, केंद्र सरकार के पास भी होती है, और राज्य सरकार के पास भी होती है। नेक्स्ट डिवीजन ऑफ पावर देखते हैं। सबसे पहले आता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब है कि मैटर ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस दैट ओनली द सेंटर कैन लेजिस्लेट अपॉन। जैसे डिफेंस की अगर हम बात करें, है ना, डिफेंस किसके अंडर में आता है, केंद्र सरकार के अंदर में आता है ना। फॉरेन अफेयर्स ये भी केंद्र सरकार का मैटर है। एटॉमिक एनर्जी, करेंसी और रेलवे। अब जैसे करेंसी है तो ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान, सॉरी, जो राजस्थान है, यूपी है, एमपी है, इनके यहाँ पे अलग अलग करेंसी है, तो ये इंडिया मतलब केंद्र सरकार का मैटर है, ना कि स्टेट वाइज। नेक्स्ट आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट का अंदर है कि इसमें वो सभी मैटर्स आ जाएंगे जो राज्य सरकार के अंदर आते हैं। तो मैटर्स ऑफ लोकल एंड रीजनल इंपॉर्टेंस दैट ओनली द स्टेट कैन लेजिस्लेट अपॉन। जैसे पुलिस है तो पुलिस तो राज्यों की होती है, केंद्र सरकार की तो नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे अगर हम कुछ यूनियन टेरिटरी को छोड़ दें, जैसे दिल्ली को छोड़ दें, तो दिल्ली की जो सरकार है वो जो भारत के गृह मंत्री उनके अंडर में आती है, वो एक अलग विषय है। तो पुलिस जो है वो राज्यों की होती है। पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर और लोकल गवर्नमेंट मार्केट्स जो हैं वो राज्य सरकार के अंदर में आते हैं। तो एक तो हो गया यूनियन लिस्ट, ये किसकी होगी, केंद्र सरकार के लिए। एक स्टेट लिस्ट होगी जो राज्य सरकार के लिए होगी। दूसरा आता है कॉन्करेंट लिस्ट, है ना, ये वो मैटर्स होंगे जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के अंडर में आते हैं। मैटर्स ऑन विच बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स कैन लेजिस्लेट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द सेंटर लॉ प्रिवेल्स। और कई बार होता है, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि जो केंद्र सरकार कहती है कि हमारा मैटर है, राज्य सरकार कहती है कि हमारा मैटर है, तो उसमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो झुकाव जाता है फिर केंद्र सरकार की तरफ। ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द सेंटर लॉ प्रिवेल्स। ये इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, एजुकेशन,
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में भी आता है और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियंस हो गया, मैरिज, एडॉप्शंस, ईटीसी, ये सब इसके अंडर में आते हैं, दोनों के अंडर में आते हैं। नाउ द सेंटर स्टेट रिलेशन, एक होता है लेजिस्लेटिव रिलेशन, है ना। द सेंटर हैज ओवरराइडिंग पावर्स ऑन द मैटर्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है ना, इसमें जो मैंने बताया आपको कि कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो झुकाव किसकी तरफ जाता है, वो सेंटर पावर, सेंटर गवर्नमेंट की तरफ। इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट लॉ, द सेंटर्स लॉ प्रिवेल्स, ठीक है। नाउ द फाइनेंशियल रिलेशंस, फाइनेंशियल रिलेशंस का मतलब होता है द सेंटर कलेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन द टैक्सेस अमंग द स्टेट्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे जीएसटी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको कलेक्ट करेगी और राज्यों के हिसाब से जहां जहां से टैक्स कलेक्ट हुआ है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी राज्यों को, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया, ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पीरियड्स की, है ना। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बात हो रही है यहाँ पर अमेंडमेंट की। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें यह भी प्रोविजन दिया गया है कि नेशन की जरूरतों के हिसाब से उसके अंदर अमेंडमेंट, परिवर्तन किया जा सकता है। अर्ली अमेंडमेंट्स हुए थे 1950 को तो हमारा देश का संविधान लागू ही हुआ था, बनकर के तैयार हुआ था। तो ये 50 से लेकर के 70 तक एड्रेस द सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज को ध्यान में रखते हुए कुछ अमेंडमेंट्स हुए। इमरजेंसी एरा रहा 1975 से 1977 तक, इंदिरा गांधी के समय जो इमरजेंसी लगी थी उस समय बहुत ज्यादा अमेंडमेंट हुए थे, है ना। तो 42nd अमेंडमेंट जो है ये काफी ज्यादा आज भी चर्चाओं में रहता है, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा अमेंडमेंट्स हुए थे कि वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। पोस्ट लिबरलाइजेशन 1991 के बाद, 1991 के बाद फोकस्ड ऑन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, है ना। तो वहां पर भी डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब चीजों को डिसेंट्रलाइज किया गया, तो वहां पर भी कुछ रिफॉर्म मतलब अमेंडमेंट्स किए गए। चैलेंज आए यहाँ पे कि बैलेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर ये है कि वो फ्लेक्सिबल भी है और वो रिजिड भी है। हमारे देश का जो संविधान है वो फ्लेक्सिबल भी है और वो रिजिड भी है। रिजिड का मतलब ये है कि आप एकदम से कुछ भी बदलाव नहीं कर दोगे उसके अंदर, एक जो उसका स्ट्रक्चर है संविधान का वो मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। अब उसमें भी अब क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो पॉलिटिकल मिसयूज होने लग जाता है अमेंडमेंट कर ले भाई, जो पार्टी मेजोरिटी में है, मतलब जो बहुत ज्यादा सीट्स आ गई हैं और उसके पास बहुत तो वो अपने हिसाब से क्या करते हैं ना, अपनी पावर का मिसयूज करने के लिए बहुत अलग मतलब ज्यादा अमेंडमेंट कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा अमेंडमेंट हुए थे इंदिरा गांधी के टाइम पे, क्योंकि वहां पर इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा बड़ी पावर में थी। आइएगा स्टेप्स इन द अमेंडमेंट प्रोसेस। अगर अमेंडमेंट करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। अगर संविधान को बदलना मतलब जैसा अभी तुमने देखा होगा लोकसभा में ये एक चल गया था कि ये संविधान को बदलने वाले हैं, संविधान को बदलने वाले हैं। तो संविधान को बदलना मतलब संविधान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो अमेंडमेंट है, जो परिवर्तन है, वो जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वो बहुत पहले जब से संविधान बना है तब से लेकर के अब तक संविधान के अंदर परिवर्तन होते रहे हैं, कुछ कुछ जो है बदलाव होते रहे हैं, अमेंडमेंट होते रहे हैं, ठीक है। लेकिन बदलाव करने के लिए कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं, कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। तो इसीलिए तो 400 पार का जो नारा आपने सुना होगा कि इस बार 400 पार, तो अपोजिशन क्या कह रहा था कि ये संविधान को बदल देंगे कि भाई इनकी नंबर ऑफ सीट्स अगर ज्यादा आ जाएंगी तो फिर इनके लिए आसान हो जाएगा, है ना, इनके लिए आसान हो जाएगा, संविधान में बहुत सारे करेक्शन करेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं कि संविधान के अंदर स्टेप्स इन अमेंडमेंट प्रोसेस, संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कैसे किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, कोई भी बिल जो होता है, विधेयक होता है, उसको इंट्रोड्यूस करा जाता है लोकसभा में या राज्यसभा में। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो भी अमेंडमेंट करना है, जो बिल तैयार होगा, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर लोकसभा और राज्यसभा, या तो उसको लोकसभा में या राज्यसभा में करा जाएगा। इंट्रोड्यूस्ड इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर। ये जो राज्य की, देखिए संविधान में अमेंडमेंट अगर करना है तो ये राज्य नहीं कर सकते, ये कहाँ होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में केंद्र सरकार के उसमें होंगे, ठीक है। इसको बिल को इंट्रोड्यूस कौन करेगा, कोई भी मिनिस्टर कर सकता है, प्राइवेट मेंबर कर सकता है। डिस्कशन एंड वोटिंग, जब ये बिल लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा तो वहां पर वोटिंग होगी, डिस्कशन होगा। आप देखते रहते होंगे बहुत सारी वीडियो आती है, उसमें सब लोग, नेता लोग आपस में लड़ते रहते हैं, वो डिस्कशन होता है उनका, ठीक है। द बिल इज डिबेटेड, बिल पर डिबेट होगी, चर्चा होगी उसके ऊपर, और वोट कराए जाएंगे बोथ द हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं
वो उसमें वोटिंग करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अमेंडमेंट अ सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसमें सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाता है, कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है अमेंडमेंट करने के लिए, ठीक है। नाउ रेटिफिकेशन स्टेट्स बाय स्टेट्स द फेडरल प्रोविजंस द बिल मस्ट बी रेटिफाइड बाय द एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। कि भाई कुछ बिल ऐसे हो सकते हैं, कुछ अमेंडमेंट ऐसे हो सकते हैं कि एटलीस्ट 50% जो राज्य हैं, 50% राज्यों की सहमति उसमें होनी चाहिए, तभी अमेंडमेंट हो पाएगा। लेकिन कुछ बिल ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनमें राज्यों की सहमति जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट्स एसेंट आफ्टर पासिंग बोथ द हाउस, कि जब बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस से पास हो जाएगा तो वो किसके पास जाता है, वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स अगर जरूरी है तो उसको राज्य सरकार की सहमति चाहिए होगी तो ठीक है, अदरवाइज दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा से जब ये बिल पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और द बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल, द प्रेसिडेंट कैन नॉट विदहोल्ड एसेंट, है ना। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, इसको जो है या तो एक बार मतलब अगर सहमत नहीं होगा तो एक बार वापस करेगा, अगर दोबारा से बिल चला गया प्रेसिडेंट के पास तो उसको करना ही होगा। मतलब कहने का मतलब ये है अल्टीमेटली मतलब मोर और लेस आप ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट को जो बिल है वो पास करना ही होता है। अगर जब प्रेसिडेंट के बिल पे साइन हो जाएंगे इसका मतलब अमेंडमेंट हो चुका है और वो कानून बन चुका है, ठीक है। वंस द प्रेसिडेंट गिव द एसेंट द अमेंडमेंट बिकम्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो बिल पेश किया था उस बिल को अगर लोकसभा राज्यसभा से पास करा लिया गया और उसके बाद उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, प्रेसिडेंट ने अगर साइन कर दिए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन चुका है, बोले तो वो लॉ बन चुका है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया आपका स्टेप्स इसके अमेंडमेंट के। नेक्स्ट आता है आपका एग्जांपल्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ अमेंडमेंट्स। अब ये देखिए मैंने आपको बताया कि 40 सेकंड में जरूरत के अलग अलग जरूरतों के हिसाब से, नेशंस के नीड के हिसाब से अमेंडमेंट होते रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी प्रोविजन, मैंने बोला था आपको पहले भी ये टर्म आई थी कि मैं इसको बाद में समझाऊंगा। एकेटी 2022-23 में पूछा गया है। पहला जो इमरजेंसी है वो है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 352 ड्यूरिंग वॉर। एक्सटर्नल, देखिए ध्यान देना, ड्यूरिंग वॉर ये जो नेशनल इमरजेंसी है, जब कोई युद्ध हो जाए या एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, कोई बाह्य शक्ति आक्रमण कर दे या आर्म रिबेलियन, यानी कि कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो हथियारों के साथ किसी गवर्नमेंट बॉडी के ऊपर, सरकारी संस्था के ऊपर अगर आक्रमण कर दे तब भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, सेंटर एज्यूम द ग्रेटर कंट्रोल ओवर द स्टेट्स। जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो जो पावर्स हैं वो सेंटर के पास बढ़ जाती हैं। फंडामेंटल राइट्स को भी क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट, सस्पेंड करे जा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 में जो ये तो इतने तो भाई 20 और 21 का जो आर्टिकल है उसको आप सर्च करके देखेंगे तो वो आपको राइट, वो फंडामेंटल राइट तो आपको चाहिए, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी भी हो। लेकिन इनके अलावा बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी वो सस्पेंड करे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट रूल। क्या आता है, प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 356 इफ अ स्टेट गवर्नमेंट फेल्स टू फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूशनली। मतलब अगर संविधान का पालन नहीं हो रहा है, जैसे कई जगह क्या होता है, दंगे हो जाते हैं तो लोग बोलने लग जाते हैं कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फेल हो जाती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। संविधान का पालन अगर नहीं हो रहा होता है, ठीक है, संविधान के हिसाब से अगर सरकार नहीं चल पा रही होती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। जैसा आपको ध्यान होगा इन 1992 प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन उत्तर प्रदेश फॉलोइंग द डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद। जब 1992 में बाबरी मस्जिद को डिमोलेट कर दिया, उसको गिरा दिया गया था ढांचे को, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो राष्ट्रपति शासन जैसे ही लगता है तो पावर किसके पास चली जाती है, तो पावर चली जाती है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति क्या करता है, जो स्टेट के गवर्नर होते हैं, जो गवर्नर होता है वो वहां का हेड हो जाता है, उसके हिसाब से चल रही होती है। और जो विधायक हैं, फिर जो विधायकों की पावर होती है वो किसके पास चली जाती है, सांसदों के पास। क्योंकि भाई हर क्षेत्र से सांसद भी चुने जाते हैं लोकसभा में, और राज्य जब आपके विधायक वाले इलेक्शन होते हैं, एमएलए वाले, तो वहां से विधायक चुने जाते हैं। क्योंकि विधायक कहां जाते हैं, ये तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है ना, स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया, मतलब जो विधायकों की पावर थी वो खत्म हो गई है।
तो फिर किसको जाएगी पावर? वो राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो पावर किसके पास चली जाती है? वो पावर चली जाती है आपकी सांसदों के पास, ठीक है। और उसको वो किसके अंडर में चल रही होती है सारी चीज? गवर्नर और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उनका हेड होता है और उनका जो गवर्नर, स्टेट का जो गवर्नर होता है वहां पे वो उनको हैंडल करते हैं। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ होती है कि राष्ट्रपति शासन आप 6 महीने के लिए लगा सकते हो। कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 ईयर्स। अलग अलग जो सर्कमस्टेंसेस अगर इस तरह के हैं तो 3 साल तक मैक्सिमम आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो एक हो गया आपका नेशनल इमरजेंसी, दूसरा हो गया प्रेसिडेंट रूल, है ना, और तीसरा हो गया आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है? डिक्लेयर्ड अंडर 366, आर्टिकल 360 में ये डिक्लेयर किया गया था इन केस ऑफ फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी। अगर देश के अंदर फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है, ठीक है, तब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाती है। इस केस में क्या करते हैं? सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स कैन बी रिड्यूस। जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी भी रिड्यूस कर दी जाती है, ठीक है। तो ये 3 इमरजेंसी हैं। नेशनल इमरजेंसी बेटा ध्यान रखना कि बाहर कोई युद्ध हो जाए, है ना, कोई युद्ध हो जाए, बाहरी शक्ति आक्रमण कर दे, या फिर कोई कम्युनिटी या कुछ इस तरह का जो सशस्त्र के साथ अपने अस्त्र शस्त्र के साथ जो है आक्रमण कर दे किसी के ऊपर, तब भी जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। प्रेसिडेंट्स रूल मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट जब फेल हो जाती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में या संविधान का पालन नहीं हो रहा होता है तो प्रेसिडेंट रूल लगता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो जाती है देश के अंदर तो ये लगाई जा सकती है। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है तो भाई एक तो हमारी होगी जो लोकसभा राज्यसभा, है ना, मतलब केंद्र सरकार, एक केंद्र सरकार होगी, एक राज्य सरकार होगी। तो उसके बाद ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लाया गया था कि जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। डिसेंट्रलाइज किया जाए तो यानी लोकल में भी कुछ लोकल बॉडी भी कुछ होनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट भी कुछ होनी चाहिए। जैसे पंचायती राज विभाग, है ना, पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज प्रणाली है, इंट्रोड्यूस्ड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट इन 1992 में। तो 1992 में अमेंडमेंट करके ये जोड़ा गया। इसमें इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं? जैसे ग्राम पंचायत होती है, इसमें पंचायती समिति होती है, दूसरा जिला परिषद होता है। तो आपने देखा हो ग्राम पंचायत के भी इलेक्शन होते हैं, पंचायत समिति के भी होते हैं, जिला परिषद के भी इलेक्शन होते हैं। दूसरा आता है आपका अर्बन लोकल बॉडी। ये 74th अमेंडमेंट 1992 में इसी के साथ किया गया था ये भी। इसमें आपका नगर पालिका और नगर निगम आ जाते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि पावर को डिसेंट्रलाइज करना होता है ना, स्ट्रेंथ द ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी। जो ग्रास रूट्स है, जो क्योंकि केंद्र सरकार की जो वहां तक नहीं पहुंच पाती है, मतलब अलग अलग गांव में, है ना, दूर के इलाकों में नहीं पहुंच पाती है ना, प्रमोट्स द डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, ठीक है, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया ताकि जो चीजें वो केंद्रित ना रहें, हर जगह तक पहुंचे। तो इसी तरह से हमारा ये आज का जो 1 शॉर्ट रिवीजन था वो कंप्लीट हुआ। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, इसके जो फ्री नोट्स हैं वो एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर में आपको 3 बार पे क्लिक करना है, वहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स के अंदर जाना है और वहां से आपको ये नोट्स, आपको 5 यूनिट के 1 शॉट के नोट्स या फिर अदर सब्जेक्ट्स भी हैं उनके 1 शॉट के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। आप लोग पढ़ते रहें अच्छे से, ठीक है, जीवन में कुछ अच्छा करते रहें। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है मैं आपको बता देता हूं कि AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के फुल कोर्सेज हमारे गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में अवेलेबल है। वहां पर थोड़ा चार्ज आपको देना पड़ता है और वहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स और PYQs अकॉर्डिंग टू द AKTU ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ AKTU के सिलेबस के हिसाब से आपको मिल रहा होता है। तो आपकी समय की बचत होती है, आप अच्छे से पढ़ पाते हैं, अच्छा स्कोर आप अपने एग्जाम में कर पाते हैं। एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स गेटवे क्लासेस पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि हम लोग उतनी मेहनत करते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो CS, IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, AC सभी के कोर्सेस अवेलेबल हैं, ऑड सेम के लिए, इवन सेम के लिए भी, कॉम्बो और इंडिविजुअल अवेलेबल हैं, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो यूनिट नंबर 2 के 1 शॉट रिवीजन के साथ, है ना। यहाँ पर आप एक बार देखना चाहते हैं तो फिर देख लीजिएगा। ये सब्जेक्ट जो है बेटा आपका नॉन क्रेडिट, इसका क्रेडिट नहीं है लेकिन पास होना जरूरी है। डिग्री तभी मिलेगी जब आप इसमें पास हो जाओगे, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 का आज हमने 1 शॉट रिवीजन कर लिया। आप यहां पर देख सकते हैं ये पूरा सिलेबस, कितना बड़ा सिलेबस था। इस पूरे सिलेबस को हमने एक सिंगल 1 शॉट वीडियो में कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव को कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, बैचमेट्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, ठीक है। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।